Hello everyone, I welcome you all in my another video of excess demand. In this video lecture, we are going to study measures to correct excess demand, अतिरेक मांग को ठीक करने के उपाय। सबसे पहले एक बार फिर से हम समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड, यानी अतिरेक मांग क्या है। Excess demand refers to a situation in which aggregate demand becomes excess of aggregate supply corresponding to full employment in the economy. अतिरेक मांग वह स्थिति है या वह दशा है जिसमें सामूहिक मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से अधिक होती है। यानी दोनों ही सिचुएशन, चाहे वो डिफिशिएंट डिमांड की हो या एक्सेस डिमांड की, इकोनॉमी में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यानी आर्थिक अस्थिरता को व्यक्त करती है। इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी दोनों ही प्रकार की टेंडेंसीज यानी स्फीतिक और अपस्फीतिक दशाएं उत्पन्न होती है, और ये दोनों ही अवस्थाएं यानी सिचुएशंस इकोनॉमी के लिए हानिकारक होती हैं। बोथ द फेजेस ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस रिलेटेड टू ट्रेड साइकिल आर हार्मफुल फॉर एन इकोनॉमी। दिस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस डीपली हिट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अतः आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन उतार चढ़ावों को नियंत्रित किया जाए। यहाँ हम पढ़ेंगे कि जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो उसको किन उपायों द्वारा या किन मेजर्स के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। इन उपायों को हमने दो भागों में बांटा है। फर्स्ट इज फिस्कल मेजर्स या राजकोषीय उपाय, और दूसरा है मॉनेटरी मेजर्स यानी मौद्रिक उपाय। इसको राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी और मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी होती है, यानी आय और व्यय की नीति होती है। इसके द्वारा गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कई प्रयास करती है। पहले हम देखेंगे फिस्कल मेजर्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस डिमांड द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स लाइक कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, dams, bridges, schools, hospitals, etc. and also curtail investment in public enterprises. It will make aggregate demand decline in the economy. अतिरेक मांग को कम करने के लिए सरकार को सड़क बनाने, नहर व बांधों का निर्माण करने, स्कूल, अस्पताल एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक कामों पर सार्वजनिक व्यय को कम कर देना चाहिए तथा साथ ही सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी निवेश को कम ही रखना चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट को वहाँ कम करना चाहिए। इससे सरकारी मांग में कमी होगी, यानी जो गवर्नमेंट डिमांड है वो कम हो जाएगी और इसके फलस्वरूप एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन टैक्स रेट्स। In situation of excess demand, government should impose heavy direct taxes like income tax, especially on rich class of the society. Besides, taxes on goods used by rich people should also be increased. अतिरिक्त मांग की अवस्था में सरकार को करारोपण यानी टैक्सेशन में विशेषकर अमीरों पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर यानी जो रिच पीपल है उन पे जो डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है यानी जैसे इनकम टैक्स, उसको बढ़ा देना चाहिए। साथ ही अमीरों के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं पर भी टैक्स जो है वो बढ़ा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब टैक्स रेट बढ़ेगी तब जो एक्सपेंडिचर जो लोग करते हैं वो कम होगा, क्योंकि उसके पास उसकी इनकम कम बचेगी तो उनकी डिमांड भी कम होगी। इससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सरप्लस बजट। गवर्नमेंट शुड मेक सरप्लस बजट इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। सरप्लस बजट implies a situation where public revenue exceeds public expenditure. Policy of surplus budget will transfer public's purchasing power to the government, which will reduce aggregate demand and control excess demand in the economy. अतिरिक्त मांग की स्थिति में सरकार को बचत का बजट यानी सरप्लस बजट बनाना चाहिए। बचत का बजट उसे कहते हैं यानी सरप्लस बजट उसे कहते हैं जिसमें सार्वजनिक व्यय की तुलना में सार्वजनिक आय अधिक होती है, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर की तुलना में जो
पब्लिक इनकम है यानी गवर्नमेंट इनकम है वो अधिक होती है। इससे जनता की क्रय शक्ति सरकार के पास आ जाएगी और इससे देश की सामूहिक मांग कम होकर अतिरिक्त मांग को ठीक करने में मदद मिलेगी, यानी जो एक्सेस डिमांड है वो ठीक हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉनेटरी मेजर्स यानी मौद्रिक पॉलिसी। एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए मौद्रिक उपाय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। किसी देश के सेंट्रल बैंक की वो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके द्वारा वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। फिस्कल पॉलिसी किसकी थी? गवर्नमेंट की। और मौद्रिक पॉलिसी है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की। और ये जो मॉनेटरी मेजर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स यानी मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय। तो पहले देखेंगे हम क्वांटिटेटिव मेथड्स। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से कंट्री में ओवरऑल सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज रेपो रेट। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देता है। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स फंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड। मान लेते हैं कमर्शियल बैंक को ज़रूरत है 50 करोड़ की शॉर्ट पीरियड के लिए, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेना चाहता है 50 करोड़ का। इसके बदले कुछ गिरवी के रूप में कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी आरबीआई के पास। उसके बदले आरबीआई 50 करोड़ का लोन कमर्शियल बैंक को दे देंगे। इसके साथ ही एक एग्रीमेंट करेंगे। उस एग्रीमेंट के थ्रू कुछ टाइम पीरियड के बाद कमर्शियल बैंक आरबीआई को लौटाएंगे 50 करोड़। तो आरबीआई से लोन लिया था 52 करोड़। तो आरबीआई से लोन लिया था 50 करोड़ का और कमर्शियल बैंक ने दिया 52 करोड़ यानी 52 करोड़। तो रेपो रेट हुई 4%। और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में डिमांड ज़्यादा होती है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनती है और उसके कारण महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। तो उस टाइम में मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेना कम कर देंगे, क्योंकि रेपो रेट बढ़ी हुई है तो कमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे। और जब कमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे तो जो कमर्शियल बैंक है वो भी अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। तो जनता भी यानी पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कम लोन लेगी और जब कम लोन लेगी तो उनके हैंड में पैसा कम आएगा और पब्लिक की डिमांड घटेगी, जिससे एक्सेस डिमांड भी कंट्रोल में आएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड रेपो रेट इज इंक्रीज्ड। रेपो रेट को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है तो कमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग रेट होती है वो भी कमर्शियल बैंक अपनी लेंडिंग रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे कि बोरोइंग्स घटती है और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी घटेगा और जिससे जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी घटेगा। तो जो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी घट जाएगी, तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्स रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस फंड्स को आरबीआई के पास जमा करते हैं तो आरबीआई उन्हें जो इंटरेस्ट रेट देता है वो होती है रिवर्स रेपो रेट। और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड। उस वक्त कमर्शियल बैंक जब अपनी सरप्लस मनी को आरबीआई के पास जमा करेंगे तो उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। इसलिए कमर्शियल बैंक अपनी ज़्यादा सरप्लस मनी को आरबीआई के पास जमा करने के लिए प्रेरित होंगे और इसलिए कमर्शियल बैंक के पास कम मनी बचेगी। तो लोगों को लोन देने के लिए कम मनी बचेगी कमर्शियल बैंक के पास। इससे पब्लिक लोन भी कम होंगे और जिससे डिमांड घटेगी और जिससे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक रेट यानी बैंक दर। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स फंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग पीरियड। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है एंड व्हेन बैंक रेट इज इंक्रीज्ड क्रेडिट बिकम्स स्कैर्स एंड एक्सपेंसिव, सो पीपल आर डिस्करेज्ड टू बोरो एंड स्पेंड। अतिरिक्त मांग को ठीक करने के लिए सेंट्रल बैंक बैंक दर में वृद्धि करती है यानी बैंक दर को बढ़ा देती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में ऋण लेना यानी लोन लेना जो होता है वो महंगा हो जाता है, जिससे
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी उपभोग व्यय में वृद्धि होने से कुल मांग घटने लगेगी, वहीं दूसरी ओर फर्मों के लिए निवेश भी लाभप्रद नहीं होंगे और पुनः कुल मांग यानी एग्रीगेट डिमांड में कमी आने लगेगी, जिससे एक्सेस डिमांड जो है वो कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू मार्केट। अधिक मांग की स्थिति में देश का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती है उसको बेचना शुरू कर देता है। ये सिक्योरिटीज़ यानी ये प्रतिभूतियाँ कमर्शियल बैंक या उनके ग्राहकों द्वारा क्रय किया जाता है यानी खरीदा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कमर्शियल बैंक के नगद कोष कम हो जाते हैं, जिससे उनके उधार देने की क्षमता यानी लोन देने की जो कैपेसिटी होती है वो घट जाती है और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होने लग जाता है और इन्वेस्टमेंट कम होने पर इनकम लेवल जो है वो गिरता है, जिससे कुल मांग घटने लग जाती है, जिससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल होती है। नेक्स्ट इज CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात। CRR इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स which commercial bank are required to maintain with central bank। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो वो मिनिमम परसेंटेज है जो कि हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास जमा रखना पड़ता है। तो जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है इकोनॉमी में तो उस CRR के परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है। तो जब बढ़ाने से कमर्शियल बैंक के पास कम मनी होगी लोन देने के लिए, तो वो कम लोन देंगे और जिससे कि जनता के हाथ में यानी पब्लिक के हाथ में कम पैसा आएगा और डिमांड घटेगी, जिससे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड CRR इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। SLR is the minimum percentage of bank deposits with commercial banks are required to maintain with themselves। SLR वो परसेंटेज है, वो मिनिमम परसेंटेज है जो कि हर कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना पड़ता है। उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या SLR। तो जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है इकोनॉमी में तो उस SLR को बढ़ा दिया जाता है ताकि ज़्यादा लिक्विड एसेट्स के रूप में कमर्शियल बैंक को अपने पास एसेट्स को रखना पड़े। और जब लिक्विड रूप में कमर्शियल बैंक को एसेट्स अपने पास रखने पड़ते हैं तब उनके पास कम मनी बचती है लोन देने के लिए, और जिसके कारण जनता के पास कम लोन आता है और उनके हैंड में मनी कम आती है, जिससे कि वो डिमांड कम करते हैं और इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड घटती है। तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड SLR इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी सीमांत आवश्यकता। ये एक क्वालिटेटिव मेथड है RBI का, यानी गुणात्मक तरीका है मौद्रिक नीति का। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं RBI ने मार्जिन रिक्वायरमेंट डिसाइड किया हुआ है 30% का। अब मान लेते हैं एक आदमी है जिसको 1 लाख के लोन की आवश्यकता है, तो वो गया कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक ने कहा कि लोन तो हम देंगे लेकिन उसके बदले रखने के लिए कुछ कोलैटरल लाए हो, यानी गिरवी रखने के लिए कुछ है आपके पास, तब हम आपको लोन देंगे। तब उस आदमी ने कहा कि हाँ मेरे पास एक घर है जिसकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख, तो ये गिरवी रख लें और हमें लोन दे दीजिए। तब कमर्शियल बैंक ने कहा कि हम लोन तो दे देंगे लेकिन हम आपको 1 लाख का लोन नहीं दे सकेंगे बल्कि 70,000 का देंगे। तो इस केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगी? 30%। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हुई? मार्जिन रिक्वायरमेंट is the difference between amount of loan and the market value of security offered for loans. During excess demand, margin requirement is increased. तो इस केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हुआ कि जो भी लोन का अमाउंट दिया गया है और जो भी सिक्योरिटी रखी गई है उसकी जो भी मार्केट वैल्यू दी गई है उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, जिससे लोन का अमाउंट कम मिलेगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड भी घटेगी और एक्सेस डिमांड कम होगी। तो इस प्रकार हमने समझा कि मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक को समझेंगे।